नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जजिम शो में। आज हम एक गहरी चर्चा करने वाले हैं राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 पर। हाँ, और हमारा ध्यान खास तौर पर रहेगा अध्याय 3 पर। इसका शीर्षक है कार्य संचालन और वार्ड समिति। इसमें हम धारा 51 से लेकर 66 तक के प्रावधानों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद ये है कि इन काफी महत्वपूर्ण नियमों को हम सरल और स्पष्ट तरीके से समझें, ताकि ये पता चले कि नगर पालिका की बैठकें कैसे होती हैं, सदस्यों के अधिकार क्या हैं, समितियां कैसे बनती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सब। हाँ, मतलब जमीनी स्तर पर ये कानून कैसे काम करता है, इसकी पूरी तस्वीर साफ हो सके। ये सिर्फ कानूनी भाषा न लगे, बल्कि लगे कि हाँ, ये हमारे स्थानीय शासन का ढांचा है। सही कहा, ये लोकतंत्र की स्थानीय इकाइयों की कार्यप्रणाली का खाका ही एक तरह से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बुनियादी चीज, नगर पालिका की बैठकें। धारा 51 इसी के बारे में है। ये बैठकें कब होती हैं, कैसे होती हैं? जी, धारा 51 उपधारा 1 ये कहती है कि सामान्य साधारण बैठक, मतलब जो रेगुलर मीटिंग होती है, वो हर 60 दिन में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए। 60 दिन में एक बार, यानी साल में कम से कम 6 बैठकें। हाँ बिल्कुल, साल में न्यूनतम 6 बैठकें जरूरी हैं और इनका संचालन जो भी तय प्रक्रिया है उसके अनुसार होगा। ये नियमितता बहुत जरूरी है ताकि काम पर नजर बनी रहे। अच्छा, और मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी मुद्दा आ गया जिस पर तुरंत बात करनी है, मतलब 60 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, क्या कोई विशेष बैठक का भी प्रावधान है? हाँ, बिल्कुल है। उपधारा 2 इसी के लिए है। अगर कम से कम, ध्यान दीजिएगा, 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य, हाँ 1/3 सदस्य अगर लिखकर अनुरोध करते हैं तो अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है कि अनुरोध मिलने के ज्यादा से ज्यादा 7 दिनों के अंदर वो विशेष बैठक बुलाएं। 7 दिन के अंदर? ये तो सदस्यों के हाथ में एक अच्छी पावर है, कह सकते हैं। जी, जरूरी मुद्दों पर तुरंत चर्चा के लिए ये महत्वपूर्ण अधिकार है। और मान लीजिए अध्यक्ष साहब ने 7 दिन में बैठक नहीं बुलाई किसी भी वजह से, तब क्या वो अनुरोध खारिज हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कानून में इसका भी इंतजाम है। यहीं पर उपधारा 3 काम आती है। अगर अध्यक्ष वो 7 दिन की तय सीमा में बैठक बुलाने में असफल रहते हैं तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मतलब सीएमओ की जिम्मेदारी। हाँ, सीएमओ की जिम्मेदारी है कि वो उस 7 दिन की अवधि खत्म होने के अगले 10 दिनों के भीतर वो विशेष बैठक बुलाए। इससे काम रुकता नहीं है। मतलब सिस्टम में चेक एंड बैलेंस है, कोई एक व्यक्ति रोक नहीं सकता। बिल्कुल, व्यवस्था बनी रहती है। ठीक है, ये तो हो गई बैठकों की व्यवस्था। अब उन सदस्यों की बात करते हैं जो इन बैठकों में आते हैं। धारा 52 उनके अधिकारों और विशेषाधिकारों के बारे में है। क्या क्या हक मिलते हैं सदस्यों को? धारा 52 सदस्यों को काफी सक्रिय भूमिका देती है असल में। उपधारा 1 को देखें तो कोई भी सदस्य अगर उसे लगता है कि नगर पालिका के काम में कोई लापरवाही हो रही है या कहीं सरकारी संपत्ति का नुकसान हो रहा है या किसी मोहल्ले में कोई नागरिक समस्या है, हाँ, तो वो सीधे अध्यक्ष का ध्यान उस ओर खींच सकता है। और सिर्फ ध्यान ही नहीं, बल्कि सुधार के लिए सुझाव भी दे सकता है। अच्छा, मतलब वो सिर्फ दर्शक नहीं है, वो निगरानी भी कर सकता है और सुझाव भी दे सकता है। सही कहा, ये निगरानी और सुधार दोनों का अधिकार है। और क्या वो सवाल पूछ सकते हैं या कोई प्रस्ताव ला सकते हैं, जैसे हम विधानसभा या संसद में देखते हैं? जी हाँ, उपधारा 2 ठीक यही अधिकार देती है। सदस्य जो भी नियम तय हैं उनके दायरे में रहते हुए अध्यक्ष से प्रशासन से जुड़े मामलों पर सवाल पूछ सकते हैं और तो और संकल्प यानी रेजोल्यूशन भी प्रस्तावित कर सकते हैं। यानी नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, प्रशासन पर सीधे असर डालने का मौका मिलता है इससे। और पारदर्शिता, आजकल ये शब्द बहुत चलता है। क्या सदस्यों को रिकॉर्ड्स देखने का अधिकार है, जानने का कि अंदर क्या चल रहा है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। उपधारा 3 हर सदस्य को ये अधिकार देती है। बस उन्हें मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक सूचना देनी होती है और उसके बाद वो बिना कोई फीस दिए नगर पालिका ऑफिस में रिकॉर्ड्स देख सकते हैं। बिना फीस के? जी, ये अच्छी बात है। जी, ये पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए अहम है। ठीक है, तो बैठकें हो गई, सदस्यों के अधिकार हो गए। अब आते हैं जवाबदेही के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर। धारा 53 ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की बात करती है। ये तो काफी
गंभीर कदम है। हाँ, ये गंभीर है और ये एक जरूरी संतुलन बनाने वाला प्रावधान भी है। उपधारा 1 सीधे सीधे कहती है कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या कभी भी लाया जा सकता है? मान लीजिए कोई आज चुना गया, कल ही ले आए। नहीं, यहीं पर उपधारा 2 एक रोक लगाती है। वो कहती है कि पद संभालने के पहले 1 साल के भीतर ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। 1 साल तक नहीं? जी, ये इसलिए ताकि जो चुना गया है उसे काम करने का, खुद को साबित करने का एक मुनासिब वक्त तो मिले, स्थिरता बनी रहे। ये तो ठीक है। और अगर मान लीजिए एक बार अविश्वास प्रस्ताव आया पर वो पास नहीं हुआ, गिर गया, तो क्या सदस्य फिर से कोशिश कर सकते हैं कुछ दिन बाद? नहीं, फिर से नहीं। उपधारा 3 इसे रोकती है। अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव फेल हो जाता है या मान लीजिए किसी ने पेश किया और फिर वापस ले लिया, हाँ, तो उस बैठक की तारीख से अगले 2 साल तक उसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ दोबारा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। 2 साल तक? जी, 2 साल। ये इसलिए ताकि बार बार अस्थिरता पैदा करने की कोशिश न हो। ये स्थिरता और जवाबदेही के बीच एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश है। समझ गए, ये महत्वपूर्ण संतुलन है। अच्छा, तो हमने बैठकों, सदस्य अधिकारों और नेतृत्व की जवाबदेही को देखा। अब जरा और जमीनी स्तर पर चलते हैं। वार्ड समितियां, धारा 54 इनके गठन के बारे में है। ये समितियां कहाँ बनती हैं और कैसे? धारा 54 कहती है कि वार्ड समितियां वहां जरूर बनेंगी जहां नगर पालिका की आबादी 3 लाख या उससे ज्यादा है। 3 लाख से ज्यादा आबादी पर अनिवार्य? जी, अनिवार्य। इन समितियों में एक वार्ड भी हो सकता है या एक से ज्यादा वार्ड भी शामिल हो सकते हैं। ये समितियां, आप कह सकती हैं, शासन को और ज्यादा नीचे तक ले जाने का तरीका है। विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, हाँ, ताकि स्थानीय मुद्दे बेहतर तरीके से हल हों। अच्छा, इन समितियों में सदस्य कौन होते हैं? क्या सिर्फ चुने हुए पार्षद? नहीं, इसमें दोनों तरह के सदस्य होते हैं, चुने हुए भी और नामित यानी नॉमिनेटेड भी। उपधारा 2 बताती है कि समिति में उस इलाके से चुने हुए पार्षद तो होंगे ही। वो तो होंगे। हाँ, उनके साथ साथ नगर पालिका चाहे तो 5 तक ऐसे बाहरी सदस्य भी नामित कर सकती है, जिनकी उम्र कम से कम 25 साल हो और जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का कोई खास ज्ञान या अनुभव हो। अच्छा, विशेषज्ञ टाइप के लोग? हाँ, कह सकते हैं, पर इसमें एक शर्त है, एक परंतुक है। वो ये कि ये नामित सदस्य ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते जो खुद चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो, मतलब डिस्क्वालिफाइड ना हो। ठीक है। और समिति का अध्यक्ष कौन बनता है? ये निर्भर करता है कि समिति में वार्ड कितने हैं। उपधारा 3 के हिसाब से अगर समिति में सिर्फ एक ही वार्ड है तो उसी वार्ड का जो पार्षद सदस्य है वही अध्यक्ष बन जाएगा। सीधा हिसाब? हाँ, लेकिन अगर समिति में 2 या ज्यादा वार्ड हैं, जैसा कि उपधारा 4 में बताया गया है, तो फिर उन वार्डों के जो पार्षद सदस्य हैं वो आपस में से ही किसी एक को अध्यक्ष चुनेंगे। अच्छा, चुनाव होगा? जी, निर्वाचन होगा और ये अध्यक्ष दोबारा भी चुना जा सकता है, पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होगा। और अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाए बीच में? हाँ, तो धारा 5 और 6 प्रक्रिया बताती हैं, रिक्ति होगी तो नया अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन वो सिर्फ बची हुई अवधि के लिए ही पद पर रहेगा। और इन वार्ड समितियों का कार्यकाल कब तक काम करती हैं ये? उपधारा 7 ये साफ करती है कि वार्ड समिति का कार्यकाल नगरपालिका के कार्यकाल के साथ साथ ही चलता है, मतलब जब तक नगरपालिका है तब तक वो समिति भी है। अच्छा, और इनके काम करने का तरीका, नियम वगैरह कौन तय करता है? उपधारा 8 और 9 ये अधिकार नगरपालिका को ही देती हैं कि वो इन समितियों के काम क्या होंगे, उनके कर्तव्य क्या होंगे, उनकी बैठक की प्रक्रिया क्या होगी, गणपूर्ति यानी कोरम कितना होगा, ये सब नियम नगरपालिका तय करेगी। ठीक है, तो ये वार्ड समितियां हो गई। इनके अलावा भी क्या कोई और समितियां होती हैं नगरपालिकाओं में? धारा 55 इसी बारे में है शायद। जी हाँ। धारा 55 कई और समितियों की बात करती है। इसमें सबसे अहम है कार्यपालक समिति, जिसे एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं। ये हर नगरपालिका में बनाना अनिवार्य है। कार्यपालक समिति, ये तो जरूरी लगती है। कौन कौन होता है इसमें? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। उपधारा 1 इसकी पूरी संरचना बताती है। इसमें नगरपालिका के अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष भी, विपक्ष का नेता भी होता है। अच्छा, विपक्ष का नेता भी। जी, फिर नगर निगम या परिषद है तो 7 सदस्य महिलाओं सहित, और नगर पालिका बोर्ड है तो 5 सदस्य जो चुने हुए पार्षदों में से होते हैं।
और कुछ अतिरिक्त सदस्य भी हो सकते हैं जिन्हें बोर्ड चुनता है। साथ ही जो वार्ड समितियां हमने अभी डिस्कस की, धारा 54(3) वाली, उनके अध्यक्ष भी इसके सदस्य होते हैं। बाप रे, ये तो काफी बड़ी और महत्वपूर्ण समिति लगती है। है ही। और उपधारा 2 के अनुसार नगर पालिका का जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी CMO होता है, वो इस कार्यपालक समिति का पदेन सचिव होता है, एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी। पदेन सचिव? हाँ मतलब जो भी CMO होगा वो अपने आप सचिव बन जाएगा। जी। और कार्यपालक समिति के अलावा क्या और भी समितियां हैं? स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति, भवन अनुज्ञा और संक्रम समिति, बिल्डिंग परमिशन एंड वर्क्स कमेटी, गंदी बस्ती सुधार समिति, नियम और उपविधि समिति, और अपराधों का शमन, कंपाउंडिंग और समझौता समिति। ये तो कुछ उदाहरण है। काफी सारी हैं। जी। और इसके अलावा भी नगर निगम चाहे तो 8 तक, नगर परिषद 6 तक और नगर पालिका बोर्ड 4 तक और भी समितियां बना सकती हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। राज्य सरकार चाहे तो ये संख्या बढ़ा भी सकती है। और ये समितियां कब तक बन जानी चाहिए? उपधारा 5 कहती है कि ये सारी समितियां नगर पालिका के गठन के 90 दिनों के अंदर बन जानी चाहिए। 90 दिन? और अगर ना बने तो? अगर नगर पालिका ऐसा करने में विफल रहती है तो राज्य सरकार इन्हें गठित कर सकती है। और एक स्पष्टीकरण भी है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इन समितियों के सदस्य नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अब एक और दिलचस्प बात धारा 56 में है। क्या ऐसे लोग भी इन समितियों में आ सकते हैं जो सदस्य नहीं हैं, मतलब चुने हुए पार्षद नहीं हैं? हाँ, ये एक अच्छा प्रावधान है विशेषज्ञों को शामिल करने का। उपधारा 1 कहती है कि अगर नगर पालिका को लगता है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास विशेष योग्यता है, भले ही वो सदस्य ना हो, तो उसे समिति में सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। किसी भी समिति में? नहीं, कार्यपालक समिति में नहीं, बाकी समितियों में हो सकता है, लेकिन इसमें एक सीमा है। ऐसे बाहरी नियुक्त व्यक्तियों की संख्या समिति के कुल सदस्यों की 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/3 तक? जी। ठीक है। और इन पर नियम कौन से लागू होंगे? उपधारा 2 साफ करती है कि सदस्यों के जो कर्तव्य, शक्तियां, दायित्व वगैरह हैं, उनसे जुड़े अधिनियम के सारे नियम इन नियुक्त व्यक्तियों पर भी वैसे ही लागू होंगे जैसे सदस्यों पर होते हैं। मतलब अधिकार और जिम्मेदारियां बराबर? जी। अच्छा, अब इतनी सारी समितियां हैं, इनके अध्यक्ष भी तो होंगे। धारा 57 शायद अध्यक्ष के बारे में है। हाँ, धारा 57 समिति के अध्यक्ष के बारे में नियम बताती है। उपधारा 1 और 2 के अनुसार अगर नगर पालिका का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष खुद किसी समिति का सदस्य है तो वही उसका पदेन अध्यक्ष होगा, मतलब ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाएगा। अच्छा, अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उस समिति में है तो? जी। और अगर किसी समिति में ऐसा कोई पदेन अध्यक्ष नहीं है तो उपधारा 3 के तहत नगर पालिका किसी भी सदस्य को उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकती है। नगर पालिका नियुक्त करेगी? हाँ। और मान लीजिए अध्यक्ष नियुक्त तो है पर बैठक में आया नहीं, अनुपस्थित है, या नगर पालिका ने किसी को अध्यक्ष नियुक्त ही नहीं किया है, तब कौन अध्यक्षता करेगा? तब उपधारा 4 और 5 के अनुसार समिति के जो सदस्य उस बैठक में मौजूद हैं, वो अपने में से ही किसी एक को उस बैठक के लिए अध्यक्ष चुन लेंगे। ठीक है, मतलब काम नहीं रुकेगा। बिल्कुल। समितियां बन गईं, अध्यक्ष तय हो गए, अब ये काम कैसे करेंगी? मतलब इनकी बैठकें वगैरह कैसे होंगी? धारा 58 इसी प्रक्रिया पर है शायद? जी। धारा 58 समितियों की बैठकों की प्रक्रिया बताती है। उपधारा 1 कहती है कि समिति की साधारण बैठक आमतौर पर हर 2 महीने में एक बार होनी चाहिए। हर 2 महीने में? हाँ, निर्धारित प्रक्रिया से। और उपधारा 2 में एक और बात है, अगर किसी समिति का अध्यक्ष 15 दिन से ज्यादा समय से अनुपस्थित है तो नगर पालिका का जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष है वो उस समिति की बैठक बुला सकता है। अच्छा, मतलब अगर समिति अध्यक्ष एब्सेंट है तो ऊपर से कोई बैठक बुला सकता है? जी। और समितियां अपनी बैठकों को खुद भी रेगुलेट कर सकती हैं, लेकिन उपधारा 3 के अनुसार समिति के अध्यक्ष को अगर कम से कम 2 सदस्य लिखकर अनुरोध करें तो 2 दिन बाद की कोई विशेष बैठक बुलानी ही होगी। 2 सदस्यों के अनुरोध पर भी विशेष बैठक हो सकती है? हाँ, 2 दिन के नोटिस पर। और कोरम, मतलब बैठक में फैसला लेने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? कोरम बहुत जरूरी है। उपधारा 4 कहती है कि किसी भी बैठक में तब तक कोई काम नहीं किया जाएगा जब तक कि कम से कम आधे सदस्य उपस्थित ना हो। आधे सदस्य, 50% कोरम। जी, ये जरूरी है ताकि फैसले कुछ ही लोग मिलकर न ले लें, बहुमत की राय शामिल हो। ठीक है।
अब ये समितियां तो बन गईं, काम भी कर रही हैं, लेकिन क्या ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हैं या इन्हें नगरपालिका के नीचे काम करना होता है? धारा 59 इसी रिश्ते को स्पष्ट करती है शायद। बिल्कुल सही समझा आपने। धारा 59 यही साफ करती है कि हर समिति नगरपालिका के निर्देशों के तहत ही काम करेगी, उसके अनुरूप ही चलेगी। मतलब बॉस तो नगरपालिका ही है। हाँ, कह सकते हैं। समिति कोई भी ऐसा खर्चा मंजूर नहीं कर सकती जिसका बजट में प्रावधान ही ना हो, और नगरपालिका किसी भी वक्त किसी भी समिति से उसके काम का ब्यौरा, कोई रिपोर्ट, कोई विवरण, खाते कुछ भी मांग सकती है। और अगर समिति कोई फैसला लेती है, कोई संकल्प पारित करती है, तो उपधारा 2 के अनुसार समिति द्वारा पारित हर संकल्प रेजोल्यूशन नगरपालिका के पुनर्विचार और अपील के अधीन होगा। मतलब नगरपालिका चाहे तो समिति के फैसले को बदल सकती है या उस पर दोबारा विचार कर सकती है। तो समितियां स्वायत्त नहीं है, वे नगरपालिका के प्रति पूरी तरह जवाबदेह हैं। जी बिल्कुल, वे नगरपालिका की सहायक इकाइयां हैं। ठीक है, हमने पहले वार्ड समितियों की बात की थी। धारा 60 उनके सामान्य कामों की एक लिस्ट देती है। ये क्या-क्या काम करती हैं जमीनी स्तर पर? धारा 60 में काफी लंबी लिस्ट है। कुछ मुख्य काम बताऊं तो जैसे ठोस कचरा प्रबंधन में मदद करना, अपने वार्ड में साफ सफाई का सुपरविजन करना, विकास की स्कीमें तैयार करने में मदद करना और उन्हें बढ़ावा देना। हाँ, लोगों के अलग अलग समूहों में तालमेल और एकता बढ़ाना, सामाजिक कल्याण के कामों के लिए चंदा वगैरह इकट्ठा करना, विकास की योजनाओं को लागू करने में सहायता करना। लाभार्थियों की पहचान भी, जैसे सरकारी योजनाओं के लिए। जी हाँ, लाभार्थियों की पहचान में मदद करना। फिर कला, संस्कृति, खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना, विकास के कामों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना। टैक्स वसूली में भी मदद। हाँ, टैक्स, फीस वगैरह इकट्ठा करने में मदद करना, पार्कों और स्ट्रीट लाइटों के रख-रखाव में सहायता करना, और इसके अलावा नगरपालिका जो भी काम सौंपे वो करना। तो ये तो सचमुच नगरपालिका और आम नागरिक के बीच एक बहुत अहम कड़ी है। बिल्कुल, जमीनी स्तर पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इनकी। अब आते हैं शक्तियों के बंटवारे पे, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। धारा 61 इसी के बारे में है। क्या नगरपालिका अपने सारे काम खुद ही करती है या कुछ काम दूसरों को सौंप सकती है? नहीं, सारे काम खुद करना संभव भी नहीं होता। धारा 61 नगरपालिका को ये लचीलापन देती है। उपधारा 1 कहती है कि नगरपालिका कुछ खास शक्तियों को छोड़कर, जैसे धारा 55, 157, 158 वाली शक्तियां, अपनी बाकी शक्तियां कर्तव्य या काम अध्यक्ष को या उपाध्यक्ष को या किसी समिति को या फिर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को सौंप सकती है। अच्छा, मतलब काम बांटा जा सकता है, डेलीगेशन हो सकता है। जी, इससे काम का बोझ बढ़ता है और विशेषज्ञता का भी सही इस्तेमाल होता है। और एक खास स्थिति है उपधारा 2 में। अगर अध्यक्ष का पद खाली हो जाए और मान लीजिए कोई उपाध्यक्ष भी ना हो उस समय, तब अध्यक्ष की शक्तियां किसे मिलेंगी? हाँ, ये एक विशेष परिस्थिति है। उपधारा 2 कहती है कि ऐसी स्थिति में नगरपालिका अपनी बैठक में किसी भी सदस्य को, जिसे वो ठीक समझे, अध्यक्ष की शक्तियां सौंप सकती है। यह तब तक के लिए होगा जब तक नया अध्यक्ष चुना नहीं जाता। किसी भी सदस्य को? हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण शर्त है जो परंतुक में दी गई है। क्या शर्त है? शर्त ये है कि अगर अध्यक्ष का पद किसी आरक्षित वर्ग के लिए था, मतलब SC, ST, OBC या महिला के लिए, और वो खाली हुआ है, तो अध्यक्ष की शक्तियां उसी वर्ग के किसी सदस्य को सौंपी जाएंगी, अगर उस समय ऐसा कोई सदस्य उपलब्ध है तो। अच्छा, ये तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी प्रावधान है। जी बिल्कुल, यह प्रतिनिधित्व बनाए रखने का एक प्रयास है। ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि चुनाव में या किसी सदस्य की नियुक्ति में कोई छोटी मोटी तकनीकी गड़बड़ी पता चलती है बाद में। तो क्या ऐसी स्थिति में नगरपालिका या समिति ने जो भी काम किए थे वो सब अवैध हो जाएंगे? धारा 62 शायद इसी तरह की स्थितियों से बचाव करती है। हाँ, धारा 62 एक तरह का कह सकते हैं सुरक्षा कवच है। ये बहुत प्रैक्टिकल धारा है। ये कहती है कि सिर्फ इस वजह से कि किसी सदस्य की नियुक्ति या चुनाव में कोई गलती थी या कोई पद खाली था या कोई सदस्य बाद में अयोग्य पाया गया, हाँ, सिर्फ इन कारणों से नगरपालिका या समिति की कोई कार्यवाही अवैध नहीं मानी जाएगी। हाँ, शर्त यह है कि उस गड़बड़ी का कार्यवाही के नतीजे पर कोई बुरा असर न पड़ा हो। मतलब जब तक मूल फैसले पर असर ना पड़े तब तक कार्यवाही ठीक मानी जाएगी। जी। और उपधारा 2 एक और स्थिति बताती है। मान लीजिए किसी सदस्य का चुनाव ही रद्द हो गया,
शून्य घोषित कर दिया गया। हाँ, कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव गलत था। जी, तो घोषणा की तारीख से वो सदस्य काम करना बंद कर देगा, लेकिन उसने घोषणा से पहले जो भी काम किए थे सदस्य के तौर पर, वो अवैध नहीं होंगे। कोई पद खाली है भी तो बाकी सदस्य या पद धारण करने वाला व्यक्ति ऐसे काम करता रहेगा मानो कोई रिक्ति हुई ही ना हो। ये सब काम में निरंतरता बनाए रखने के लिए है। ये तो बहुत जरूरी है, वरना काम ही ठप हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, अब नगर पालिका बहुत सारे काम करती है, जाहिर है खर्चे भी होते होंगे, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते होंगे। अगर कोई देनदारी बनती है, कोई लागत आती है, तो उसका भुगतान कौन करेगा? क्या अध्यक्ष या सदस्य अपनी जेब से देंगे? धारा 63 इसी बारे में है शायद। हाँ, धारा 63 नगर पालिका निधि के दायित्व को स्पष्ट करती है। उपधारा 1 कहती है कि नगर पालिका द्वारा या उसकी तरफ से किए गए किसी भी अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट या करार, अग्रीमेंट के संबंध में जो भी खर्चे और लागतें आएंगी, उनकी देनदारी नगर पालिका निधि की होगी। मतलब पैसा म्युनिसिपल फंड से जाएगा। जी। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा। व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इसमें एक शर्त है, बशर्ते उन्होंने अपनी शक्तियों के दायरे में रहकर सद्भावनापूर्वक काम किया हो। तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी कब बनती है फिर? वो उपधारा 2 में बताया गया है। अगर कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सीएमओ या कोई और अधिकारी या व्यक्ति अपनी लापरवाही से या जानबूझकर की गई गलती से नगरपालिका की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है या उसे नुकसान पहुंचाता है, तो फिर वो उस नुकसान के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। उस नुकसान की भरपाई उससे की जा सकती है। अच्छा, मतलब अगर गड़बड़ की है तो पर्सनल लायबिलिटी बनेगी। जी, ये पद के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। बिल्कुल। अब पारदर्शिता और नैतिकता की बात करें तो एक और अहम मुद्दा आता है हितों का टकराव, यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। धारा 64 और 65 इसी से जुड़ी लगती हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं। धारा 64 कहती है कि कोई भी व्यक्ति जो नगरपालिका का पदाधिकारी या कर्मचारी है, सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी सब। हाँ, सदस्य नहीं पर अधिकारी या कर्मचारी, उसे नगरपालिका के साथ या उसकी तरफ से किए गए किसी भी संविदा, कॉन्ट्रैक्ट या नियोजन, एम्प्लॉयमेंट में खुद से या अपने किसी भागीदार के जरिए कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिस्सा या हित नहीं रखना चाहिए। मतलब कोई पर्सनल फायदा नहीं उठाना चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट से। जी, कुछ अपवाद जरूर हैं, लेकिन सामान्य नियम यही है। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। ये तो अधिकारी और कर्मचारियों के लिए हुआ। सदस्यों के लिए क्या है? सदस्यों के लिए धारा 65 है, जो शास्ति यानी पेनल्टी की बात करती है। ये धारा 64 के उल्लंघन पर है और इसमें सदस्य भी शामिल हैं। अच्छा, धारा 65 में सदस्य भी हैं। तो क्या सजा है? उपधारा 1 कहती है कि अगर कोई सदस्य जानबूझकर नगरपालिका के साथ किसी संविदा या नियोजन में हित लेता है, ऐसा हित जो धारा 24 के तहत उसे अयोग्य न बनाता हो, तो अगर वो अदालत द्वारा दोषी पाया जाता है तो उस पर 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। 5,000 रुपए तक का जुर्माना। जी, और उपधारा 2 कहती है कि अगर कोई नगरपालिका अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर ऐसा हित लेता है तो उस पर भी 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, और साथ ही जो भी लागू नियम है उनके अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। तो ये काफी सख्त प्रावधान है भ्रष्टाचार और पक्षपात रोकने के लिए। हाँ, इनका उद्देश्य यही है कि व्यक्तिगत हितों को सार्वजनिक कर्तव्य से अलग रखा जाए। बिल्कुल। अब इस अध्याय की आखिरी धारा, धारा 66, ये इन सभी लोगों की कानूनी स्थिति के बारे में है। सदस्य, अधिकारी, कर्मचारी, इन्हें कानून की नजर में क्या समझा जाता है? धारा 66 ये स्पष्ट करती है कि नगरपालिका का हर सदस्य, हर अधिकारी, हर सेवक, हर कर्मचारी और यहाँ तक कि नगरपालिका का टैक्स वसूलने वाला ठेकेदार, लीसी और उसका कर्मचारी भी। ठेकेदार भी? हाँ, वो सब भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट समझे जाएंगे। लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट, इसका क्या मतलब हुआ आम भाषा में? इसका मतलब ये हुआ कि उन पर वो सारे कानून और नियम लागू होंगे जो लोक सेवकों पर लागू होते हैं। उन्हें लोक सेवकों वाली सुरक्षा भी मिलेगी, लेकिन साथ ही उन पर लोक सेवकों वाली जिम्मेदारियां और जवाबदेही भी होगी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे कानून भी लागू हो सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण दर्जा है जो उन्हें जिम्मेदार बनाता है। जी बिल्कुल। तो ये थी राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 3 की धारा 51 से 66 तक की हमारी
काफ़ी विस्तृत चर्चा। हमने देखा कि कैसे ये धाराएं नगर पालिकाओं के रोज़मर्रा के कामकाज का पूरा ढांचा तैयार करती हैं। बैठकें कैसे होंगी, सदस्य क्या कर सकते हैं, समितियां कैसे काम करेंगी, पैसे का हिसाब कैसे होगा और नैतिकता के क्या नियम होंगे। हाँ, ये सारे नियम मिलकर ही स्थानीय स्वशासन की एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। हर धारा का अपना महत्व है और सब मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करती हैं जो व्यवस्थित हो, जवाबदेह हो और लोगों के प्रति उत्तरदायी हो। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है हाँ कि कानून बना देना एक बात है, हाँ लेकिन उनका असली असर तो तब होता है जब उन्हें सही भावना से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और साथ ही नागरिक भी जागरूक हों कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि और नगर पालिका कैसे काम कर रही हैं। सही कहा। कानून और जागरूकता दोनों साथ साथ चलें, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास चाजिम को सब्सक्राइब करें। इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव या विचार हैं तो कृपया उन्हें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।